मैं राम प्रवेश सिंह कुशवाहा आज आप लोगों के समक्ष कक्षा 10 के गणित के प्रश्नों को लेकर आया हूं, जिसमें कक्षा 10 के बच्चों की गुजारिश थी कि कक्षा 10 के लिए भी वीडियो बनाया जाए। अर्थात वीडियो के माध्यम से हम लोगों को कुछ आगे के स्टेप्स बताया जाता है कि घर पे रह करके हम लोग कुछ पढ़ाई कर सकें। तो आप लोगों को ये भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं कक्षा 10 की वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसमें से पहला जो चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 वास्तविक संख्याएं। हम लोग आज वास्तविक संख्याओं पे चर्चा करेंगे। इस वीडियो में बहुत सारी बातें हैं। वास्तविक संख्याएं क्या हैं, पुनः वास्तविक संख्याओं के बाद इसमें टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग की बात करेंगे। उसके बाद जैसे √2, √3, √7, √11 या परिमेय संख्या कैसे सिद्ध किया जाता है, इन सारे हम लोग तथ्यों पे आज हम लोग विचार विमर्श करेंगे कैसे होता है। अगर कंपटीशन की दृष्टि से और सीबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी की दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत ही चैप्टर अपने आप में बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे परीक्षाएं होती हैं जिनमें से लगभग कोई भी कंपटीशन का ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं जिसमें से एक आध क्वेश्चन इसमें से न पूछते। इसलिए आप लोगों को बारीकी से ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसी चैप्टर में आपको एचसीएफ एलसीएम निकालना भी बताया जाएगा, जिसमें एल्गोरिथम विभाजन प्रमेयिका के द्वारा कैसे एचसीएफ या एलसीएम निकाला जाता है। इसलिए आप लोगों को इस चैप्टर को बहुत बढ़िया से ध्यान देना चाहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो बनेगा तो आप लोगों के पास नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत पहुंच जाएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग वास्तविक संख्याओं के बारे में कि वास्तविक संख्याएं है क्या। तो ज़्यादातर इस चैप्टर में अगर देखा जाए तो कुछ लेक्चरल के माध्यम से ही इसको समझाना है, क्योंकि इसमें कोई गणित के कोई सूत्र नहीं है। देखिए, गणित दो तरीके से लगाया जाता है, एक अगनात्मक और एक निगमनात्मक। जैसे कि एक चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बच्चों को पढ़ाई जाती है तो उसमें अगनात्मक विधि और निगमनात्मक विधि भी आती है। अगनात्मक का मतलब होता है जैसे कि एग्जाम्पलों को समझाया जाए और उसके माध्यम से थ्योरी की प्राप्ति हो या सूत्रों की प्राप्ति हो, उसको अगनात्मक विधि कहते हैं। और निगमनात्मक विधि का मतलब तुरंत सूत्र लिख दिया जाए और उन सूत्रों पर सवालों को कैसे सॉल्व करते हैं उनके बारे में बताया जाता है, तो निगमनात्मक होती है। ये जो चैप्टर है ये हम लोग अगनात्मक विधि से ध्यान देंगे कि आखिर में है क्या। सबसे पहले आप लोग कक्षा 11 में देखे होंगे परिमेय संख्या के बारे में। आप लोगों को कक्षा 11 की बात कर रहे हैं हम बार बार। कक्षा 9 में आप लोग देखे होंगे परिमेय संख्या के बारे में कि परिमेय संख्या क्या है। यानी कक्षा 9 में हम लोग परिमेय संख्या यानी आप लोग परिमेय संख्याओं से रूबरू हुए होंगे। उसके बाद अपरिमेय संख्या के बारे में भी थोड़ा बहुत आप लोगों को जानकारी दी गई होगी कि अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी हैं। इस लेसन में अर्थात कक्षा 10 के जो पहला लेसन है वास्तविक संख्या, इसमें इन सब के बारे में गहरी अध्ययन करेंगे। अब हम लोग आते हैं तो सबसे पहले हम लोग जैसे कहें कि अगनात्मक और निगमनात्मक में अगनात्मक विधि में सबसे पहले एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे कि समझते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जब आप बुक खोलेंगे तो शुरुआत में फर्स्ट सेकेंड पेज पर ही आपको इस नाम से भेंट मुलाकात हो जाएगी कि आखिर में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखा हुआ क्या है। तो सबसे पहले हम लोग गौर करते हैं, जैसे कि आप लोगों की एनसीईआरटी की बुक में ही जो भी पढ़ाई जा रही है, आपको इसका ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ाई जा रही है, इसका भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। तो उसमें एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, उन एग्जाम्पलों पे हम लोग गौर करेंगे सबसे पहले। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल लिखा हुआ है, एक छोटी मोटी कहानी के रूप में है कि एक अंडा विक्रेता किसी गांव में अंडा बेचने के लिए जाता है। उसकी मुलाकात कुछ ऐसे शरारती लड़कों से हो गई, जैसे शरारती लड़के तो हर गाँव में होते हैं। तो उन लड़कों में वाक युद्ध हो गया। वाक युद्ध का मतलब भाषा से बोलचाल। अगर लॉकडाउन में अगर आपके गांव में कोई आ जाता है तो वाक युद्ध शुरू हो जा रहा है, आप लॉकडाउन में कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, कोरोना फैलाने आए हैं। वैसे ही वाक युद्ध शुरू हो गया अंडा बेचने वाले विक्रेता और एक किसी एक लड़के से। वाक युद्ध आगे बढ़ते बढ़ते उस लड़के ने उस विक्रेता के अंडे को जमीन पर गिरा दिया, यानी सर पर रखा हुआ अंडा गिर गया। जब अंडा गिर गया तो अंडा विक्रेता पंचायत में चाहे उस मोहल्ले में पंचायत हो या थाना प्रभारी हो, चाहे जो भी हो, अपनी समस्या को पंचायत या थाना प्रभारी के पास ले गया। उसने अपनी समस्याओं को वहाँ पे कहा। तो उसने अपनी समस्याओं को कुछ इस तरीके से कहा कि हमारे अंडे कितने फूटे हैं, कितने थे। तो उसने क्या कहा, इस पर हम लोग गौर करते हैं। उसने ये कहा कि यदि उसने अपनी बात को रखने का तरीका उसका क्या था, यदि दो दो अंडे यदि गिना जाए
दो दो अंडे यदि गिने तो एक शेष बच जाता है अंडा। पंचायत ने पूछा कि भाई आपके कितने अंडे फूटे हैं या कितने अंडे थे जो नष्ट हुए हैं, तो उसने ये कहा कि अगर दो दो अंडे गिने तो एक लास्ट में एक शेष बचेगा। यदि तीन तीन अंडे अगर हम लोग गिनते हैं, तीन तीन अंडे गिने तो दो शेष बच रहा है। यदि चार चार अंडे यदि गिने तो तीन शेष बच रहा है। और यदि पांच पांच अंडे गिनते हैं तो चार शेष बचता है। और छः छः अंडे अगर गिना जाए तो पांच अंडे शेष बचता है। और सात सात अंडे गिना जाए तो कोई अंडा नहीं, अर्थात जीरो शेष बचता है। और मेरी टोकरी में कह रहा है विक्रेता कि 150 अंडों से अधिक नहीं था। 150 अंडों से 150 से अधिक नहीं थे, अर्थात उसने ये कहा कि हमारी टोकरी में जो अंडों की संख्या है या तो 150 है या तो लेस देन 150 है। अर्थात जो अंडों की संख्या है, तो मान लिया जाए तो उसकी टोकरी में अंडों की जो संख्या होगी, माना अंडे या तो 150 होंगी या तो लेस देन 150 होगा। दो कंडीशन यहाँ पे बनना है। कह रहा है कि जब मेरी टोकरी में 150 अंडे से अधिक नहीं थे, अर्थात हो सकता है 150 हो या तो 150 से कम। अब हम लोग उसकी बातों पे ध्यान देते हैं। कोई भी संख्या होती है, जब किसी संख्या में एक दूसरी संख्या से, अर्थात ए संख्या है बी से, उसको विभाजित किया जाए तो जो भागफल और शेषफल का जो प्रमेय होता है वही प्रमेय हम लोग यहाँ पे प्राप्त होगा। जैसे कि मान लो कि कोई संख्या कह रहा है कि दो दो अंडे गिने तो एक शेष बच रहा है, तो अर्थात जो अंडों की जो संख्या है इसको यदि हम लोग इस तरह से लिखें, जैसे पी टी, अगर दो दो अंडों की बात कर रहा है तो 2p + 1, इस तरीके से। यदि टोटल अंडों की संख्या 1 है, अगर दो दो अंडे गिनते हैं तो एक शेष बचता है। यदि यही अगर इसी की बात करें, यदि तीन तीन अंडे, जैसे क्यू के रूप में तीन तीन अंडे बचते हैं, गिनते हैं तो दो शेष बच रहा है। यदि यही चार चार अंडे गिना जाए, TQR कुछ अलग शब्द ले लिया जाए तो तीन शेष बच रहे हैं। और यदि यही पांच पांच अंडे गिना जाए, ये यस है भाई, आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये 5 है और ये यस है। पांच पांच अंडे गिना जाए तो चार शेष बच रहा है। और यही अगर छः छः अंडे गिना जाए तो 5 शेष बच रहे हैं। और यदि यही अगर सात सात अंडे गिना जाए तो 0 शेष बच रहा है। इसका कहने का तात्पर्य यहाँ पे समझिए, लॉजिक समझिए कि वो क्या कहा जा रहा है। यदि अर्थात कोई ऐसा मल्टीप्लाई वाली संख्या होगी, पी कोई एक ऐसा पूर्णांक होगा जिसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए और +1 कर दिया जाए तो उसके अंडों की संख्या निकल जाएगी। या क्यू ऐसा कोई पूर्णांक होगा जिसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, 2 ऐड कर दिया जाए तो उसकी टोटल अंडों की संख्या निकल जाएगी। और यहाँ पर अगर लास्ट में, अगर हम लोग लास्ट मूवमेंट में देखेंगे तो यहाँ पे 7u + 0, अर्थात जब उसको साथ साथ गिन रहा है तो उसको अंडों की संख्या लास्ट में 0 बच रही है। अर्थात यदि इस प्रश्न पे अगर हम लोग विचार करें तो उसकी संख्या यदि हम लोग निकालें कि उसकी संख्या क्या होगी, तो इस तरीके से हम लोग को जो आंसर प्राप्त हो रहा है 119। अर्थात सात का अगर हम लोग फैक्टर देखेंगे, जिस तरह से 7, फिर 7 एकम 7 हुआ, 7 दूना के अगर देखा जाए तो 14 हुआ, इस तरीके से। फिर 7 तिहाई अगर 7 के 21 हुआ, इस तरीके से करते करते अगर आगे बढ़ेंगे तो इसे यहाँ पे अगर 7 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए इसमें 7 का, तो 7 एकम 7 हो जाएगा और 7 7 49, अर्थात यहाँ पे 17 7 कितना हुआ 119। अगर यहीं पे 7 में 18 का यदि हम लोग गुणा करें तो फिर ये कितने हो जाएंगे, मोर देन 150, अर्थात 150 से क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। अर्थात उसका जो फैक्टर हो रहा है, क्योंकि शेष नहीं बच रहा है, इसका यहाँ पे ध्यान देना चाहिए कि जब 7 का ऐसा ही फैक्टर लेंगे जिसमें शेष न बचे, अर्थात उसके अंडों की संख्या कितनी हो गई 119। अगर उसकी अगर एक्यूरेट अगर आंसर की बात करते हैं तो उसके अंडों की संख्या होगी 119। या अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये प्राप्त हो रही है कि जो या अर्थात कोई एक पूर्णांक है BQ + R, A बराबर BQ + R, और यहाँ पे देखा जाए R का मान इस B से, R का मान इस B से
इस बी से क्या होगा, जीरो से पहले तो सॉरी आर का मान जीरो से क्या होगा, बड़ा होगा, और इस बी से क्या होगा, छोटा होगा। इसमें दो जब संबंध हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है कि आर का जो वैल्यू है जीरो से बड़ा हो सकता है या तो बराबर। आर का मतलब ये हो गया शेष, यहाँ पे क्या हो गया, इसको हम लोग कहेंगे ये शेष। तो जो ये शेष हम लोग का जो बच रहा है, इसका मान जीरो हो सकता है, जीरो होगा, या तो इस बी से क्या होगा, छोटा होगा। यदि आर का मान, जैसे कि यहाँ पे देखने पे क्या स्पष्ट हो रहा है, कभी भी आर का मान इससे बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये 5 का मान अगर 6 से बड़ा अगर 7 हो जाता है तो एक बार और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे हम लोग को देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है कि जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अर्थात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका ये क्या है, बहुत ही प्रचलित प्रमेयिका है, जो हम लोग पीछे भी हम लोग बहुत कुछ जान चुके हैं। जैसे कि अगर हम लोग एग्जाम्पल लेकर देखें, और एग्जाम्पल जैसे 17/6 की बात करते हैं, तो इसको यूज ऐसे किया जाता है जैसे कि 17 तो है, यहाँ पे 6, अब यहाँ पे 2 गुणे 6 दूना के 12 प्लस क्या हो गया, अर्थात 17/6 का मतलब यहाँ पे कोई भी को प्राइम दिया गया है, अर्थात 100 अभाज्य दिया गया है। अगर इनमें एचसीएफ की बात करते हैं, हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं तो 17 होना चाहिए, अर्थात 6 दूना के 12 प्लस 5, यानी 17/6 का मतलब 6 के रूप में इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसमें देखने पर यह स्पष्ट हो रहा है जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग आते हैं थोड़ा सा, और ये तो थ्योरी की रही बात जो आपकी किताबों में एग्जाम्पल समझाया है, और उस एग्जाम्पल को समझने की कोशिश आप करिए, आप भी किताबों को पढ़िए बार बार, वहाँ पे क्या कहने की उद्देश्य दे रहा है कि जैसे कि ये एग्जाम्पल के माध्यम से थ्योरी जैसे आपके आई है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पे स्पष्ट हो रहा है कि ए और बी कोई दो पूर्णांक है जिनमें कुछ संबंध आ रहा है, जैसे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसे प्रमेयिका के बारे में अध्ययन करते हैं। ये तो रही एग्जाम्पल की बात। इस प्रमेयिका की स्टेप्स के बारे में हम लोग ध्यान देंगे कि कैसे कैसे स्टेप्स में इसको हम लोग देखेंगे। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है क्या, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका याद होनी चाहिए, विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की अगर हम लोग बात करते हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या है, तो दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी जैसे दिया हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी, दिए, पहले यहाँ पे एक बात स्पष्ट समझ लीजिएगा कि यहाँ पे दो धनात्मक पूर्णांक, जैसे पूर्णांक के बारे में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि इंटीजर क्या होता है, इंटीजर की बात करते हैं तो इंटीजर में धनात्मक पूर्णांक की बात कर रहे हैं, निगेटिव अर्थात ऋणात्मक पूर्णांक की बात नहीं करें, सिर्फ धनात्मक। इंटीजर में दोनों होता है आई प्लस और आई माइनस, तो हम लोग धनात्मक पूर्णांक की बात करेंगे कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय, जैसे दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय का मतलब भी आपको स्पष्ट समझ जाना चाहिए। अद्वितीय, इसमें हिंदी शब्द है अद्वितीय, अ का मतलब इसके जैसा कोई दूसरा फिर वैल्यू नहीं प्राप्त होगा। तो कह रहा है कि दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर प्राप्त होती हैं, विद्यमान है कि प्राप्त होती हैं या विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर और आर इज लेस देन, अर्थात 0 से बड़ा होगा तो बराबर होगा और लेस देन क्या होगा। तो इस तरीके से ये जो हम लोग को प्राप्त हो रहा है
ये जो अभी अभी हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देखिए कि ऐसा एक संबंध हम लोग को प्राप्त हो रहा था कि ए और बी दो दिए रहने पर दो धनात्मक पूर्णांक दिए हैं, तो ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें दो बातें की जा रही है, क्यू की बात की जा रही है और आर की, बशर्ते शेष की बात करते हैं और क्यू की कितनी बार उसको हम लोग ले गए हैं। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जो आर का मान 0 से बड़ा हो गया तो बराबर होगा, प्लस क्या होगा, लेस देन क्या होगा, बी होगा। ये हम लोग अगर देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करते हैं तो हम लोग देखें तो बहुत पहले से ही लिखित रूप में ये सर्वप्रथम यूक्लिड एलिमेंट्स में ये मिलता है। ये कोई यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं है, ये यूक्लिड एलिमेंट्स अगर बात करें तो यूक्लिड ये बहुत पहले से विद्यमान है, लेकिन सर्वप्रथम ये यूक्लिड एलिमेंट्स नामक पुस्तक में सर्वप्रथम लिखने का तथ्य प्राप्त होता है। यूक्लिड एलिमेंट्स पुस्तक में सर्वप्रथम ये बात यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जिक्र किया गया था। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म कलन विधि है जो यूक्लिड एलिमेंट्स पुस्तक में मिलता है, और यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है अर्थात ये प्रमेय जो हम लोग का जो काम करता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर काम करता है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म पर ये काम करता है, अर्थात इसको हम लोग कलन भी कहते हैं, कलन विधि। अक्सर कंप्यूटर के क्षेत्र में कलन क्या होता है वहाँ पे ज़्यादा जिक्र है, या पहले एनसीईआरटी या राष्ट्रीय जो प्रादेशिक पुस्तकें होती थी गणित की, वहाँ भी कलन विधि से सवालों के बारे में तथ्यों को बताया जाता था। तो ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म जो कलन विधि शब्द जो है ये जो कहाँ लिया गया, अर्थात जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जिक्र सबसे पहले यूक्लिड एलिमेंट्स पुस्तक में मिली, और ये जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म अर्थात कलन विधि पर आधारित है, जो फारसी गणितज्ञ और यूक्लिड विभाजन जो एल्गोरिथ्म जो लिया गया, जो फारसी गणितज्ञ की बात करें अल-ख्वारिज्म, फारसी गणितज्ञ अल-ख्वारिज्म की पुस्तक में इसका जिक्र मिलता है, और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का जो जिक्र मिलता है अल-ख्वारिज्म की जो पुस्तक है, फारसी गणितज्ञ था उसकी पुस्तक में मिलता है। और यूक्लिड विभाजन जैसे प्रमेयिका का नाम जैसे कलन विधि रखा गया है, वैसे ही जैसे आप लोग पढ़े होंगे एलजेब्रा शब्द पढ़ते हैं, एलजेब्रा ये भी यही अल-ख्वारिज्म की एक पुस्तक है, उस पुस्तक से एलजेब्रा शब्द लिया गया है जिसका प्रयोग हम लोग गणित में करते हैं, जिसके पुस्तक का नाम है हिसाब अल मुकाबला, ऐसे कुछ नाम करके पुस्तक है, उस पुस्तक में इसका भी जिक्र होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि अब इसके जो कलन विधि है, कलन विधि से हम लोग कैसे निकालते हैं, अर्थात जो क्वेश्चन हम लोग प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग अब क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए थ्योरी में बताना हमारा धर्म था, क्योंकि थ्योरी पढ़ेंगे, कुछ इसमें से बातें आपको याद होंगी, कुछ गणितज्ञों के नाम याद होंगे, जैसे अलजेब्रा शब्द है, अलजेब्रा शब्द किस किताब से लिया गया है, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि परीक्षाओं में अक्सर पूछ देता है। एनसीईआरटी की परीक्षाओं, एनसीईआरटी के किताबों से ही परीक्षाओं का परीक्षा में पूछता है, जिसमें से आप लोगों को जानना चाहिए। जैसे कि इस अलजेब्रा शब्द है तो हिसाब अल जबर, ऐसा अक्सर जबर ऐसा कुछ करके नाम है, हिसाब अल जबर और अल मुकाबला ऐसे करके कुछ पुस्तक का नाम है, उस पुस्तक से लिया गया था ये। तो इस तरीके से आप लोगों को तो ये बताया गया कि इसका बायोडाटा क्या है। अब हम लोग बात करेंगे स्टेप्स पे, किस तरीके से हम लोग लगाएंगे, स्टेप्स इसके क्या हैं, कैसे कैसे स्टेप्स है। तो इसके 3 स्टेप्स हम लोगों को मुख्य रूप से हैं। जैसे 3 स्टेप पे हम लोग ध्यान देंगे, 3 स्टेप से सवालों को हम लोग लगा लेंगे, अर्थात सवालों का स्टेप जो निकालना होगा स्टेप बाय स्टेप अगर हम लोग ध्यान देंगे तो हम लोग सवाल को आराम से लगा सकते हैं। जैसे अभी सबसे पहला स्टेप है, इसका फर्स्ट स्टेप्स है कि इसको हम लोग जैसे सी और डी पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्णांक हैं, सी और डी अगर मान लो कि इस तरह से, या पी और ए और बी भी है,
पूर्णांक है, सी और डी पूर्णांक है, इसको हम लोग सी बराबर डी क्यू प्लस आर, और यहाँ पे देखेंगे 0 से बड़ा और क्या होगा डी से क्यू से क्या होगा छोटा। इस तरीके से इस सूत्र पे सबसे पहले हम लोग पहला स्टेप्स में मान रखेंगे। सेकेंड स्टेप्स की बात करते हैं। यदि r 0 है, यदि r का मान 0 हम लोग को प्राप्त हो गया तो हम लोग को HCF प्राप्त हो गया। अर्थात जब r 0 हो जाए तो हम लोग का जो d है, d ही क्या है आपका HCF। यदि r 0 हो जाए तो हम लोग को HCF प्राप्त हो जाएगा, और यदि r 0 नहीं है, अगर r 0 नहीं है तो कंटिन्यू आगे हम लोग क्या करेंगे, इसको बढ़ाएंगे, इसको कंटिन्यू अर्थात इसको आगे लगातार इसी सूत्र पे आगे इसको हम लोग रखते जाएंगे। और 3 स्टेप भी यही है, जब तक r 0 ना हो जाए तब तक इसको कंटिन्यू रूप में हम लोग आगे इसको क्या करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे। इन सवालों को यदि हम लोग को देखना है तो सबसे पहले इस थ्योरी को देखना है तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे कि कैसे स्टेप्स को हम लोग लिखेंगे, जैसे कि HCF कैसे निकाला जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन, कैसे HCF निकालें। HCF अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, इसका फुल फॉर्म है, इसको हम लोग हिंदी में मौसम कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF कैसे निकालें, पहला प्रश्न आता है, HCF कैसे निकालें। तो HCF कैसे निकाले की बात करते हैं। तो जैसे कोई क्वेश्चन दे दिया है कि 15 और 160 दो संख्याएं, दो पूर्ण संख्याएं दी गई हैं, 15 और 160। इसका HCF हम लोगों को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा निकाला। 15 और 160 का HCF, सवाल ये कह रहा है HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, विभाजन प्रमेयिका द्वारा निकालें। इस तरीके से कोई क्वेश्चन लिख दिया गया है इसी के द्वारा, इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। 15 और 160 का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा कैसे हम लोग निकालेंगे, तो इसका हम लोग सॉल्विंग करते हैं। सबसे पहले इसमें जो बड़ी संख्या होती है उसको हम लोग लेते हैं, बड़ा पूर्णांक 160 है। अब इसको हम लोग 15 के रूप में इसको हम लोग लिखेंगे, इस रूप में लिखे हम लोग 15 के रूप में लिखें कि यहाँ का जो वैल्यू आए, अर्थात 15 में क्या मल्टीप्लाई करें कि यहाँ का जो वैल्यू आए 160 से कम रहे, यानी टोटल इसका वैल्यू 160 से कम रहे या तो 160 हो। अब यहाँ पे अगर बात करेंगे तो सबसे पहले तो 160 से हम लोग 15 में हम लोग डिवाइड करके सबसे पहले देख लेते हैं। 15 एकम 15, 1 0 बच रहा है, अब तो नहीं जाएगा, एक 10 बार में जा रहा, अर्थात 15 दहाई में 150 और प्लस कितना ऐड हो गया 10। अब इसका पूरा टोटल अगर संख्या देखेंगे तो हम लोग का कितना रहा है 160। इसको विभाजन स्टेप्स, जो स्टेप्स है, ये तो पहला स्टेप हो गया 160 बराबर 15 गुणे 10 प्लस 10। और हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, जब ये इस संख्या को हम लोग यहाँ पे और इस संख्या को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अर्थात 15 यहाँ पे करेंगे बराबर, बराबर के नीचे बराबर लगाइए ताकि कोई गलती ना हो, फिर यहाँ पे 10 लिखिए। अब यहाँ पे कौन सी संख्या लिखे हैं प्लस, इसे विभाजन प्रमेयिका के रूप में BQ प्लस R के रूप में, तब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 10 गुना के 20, 15 से अधिक हो जाएगा, अर्थात क्या लिखेंगे 1। जब 1 लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 5, तभी ना 10 से कम 10 धन कितना हो जाएगा 5, यानी कितना हो गया 15। अब क्या करेंगे, इस 10 को यहाँ पे लिखेंगे और बराबर के नीचे बराबर आएगा, फिर 5 को हम लोग यहाँ पे अर्थात यहाँ पे, अब गुणे, अब यहाँ पे क्या लिखें प्लस के रूप में, तब यहाँ पे अगर 2 लिखते हैं तो 5 दूना के कितना हो गया 10, अर्थात कितना हो गया शेष 0। जब हम लोग का शेष अर्थात जब R कितना हो जाए 0 हो जाए, तो जो हम लोग का जो 5 है, जो हम लोग का 5 है, वो 5 हम लोग का जो यहाँ का जो संख्या होगा, अर्थात B, जैसे BQ प्लस R, जो B मल्टीप्लाई जो संख्या है, ये हम लोग का इस सवाल का HCF कितना हो गया 5। इस तरीके से हम लोग विभाजन एल्गोरिथ्म का स्टेप प्रयोग करके हम लोग HCF आसान तरीके से निकाल सकते हैं। अर्थात इसका HCF निकालना बहुत बड़ी समस्या की बात नहीं है। इन सूत्रों को फॉलो कराइए कि कैसे इसको लिखा जाता है, क्योंकि सवाल कहेगा विभाजन प्रमेयिका के द्वारा, परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में यही पूछेगा।
और या तो विभाजन प्रमेय क्या है, कभी कभी किसी साल तो बस प्रमेय के बारे में पूछ देता है, 2-3 नंबर दे देता है, प्रमेय क्या है, प्रमेय को लिखिए और उसके बाद एक क्वेश्चन उसी में ऐड कर देगा और क्वेश्चन का नंबरिंग बढ़ा देगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अर्थात आगे क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। जो हम लोग अभी अभी पढ़े हैं यूक्लिड प्रमेय, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर इज का मान जो होना चाहिए 0 से बड़ा है तो 0 से के बराबर और बी से क्या होना चाहिए, आर का मान छोटा। ये कंडीशन जब तक नहीं रहेगा तब तक विभाजन प्रमेय का सत्य नहीं होगी। हम लोग कुछ अन्य एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे वैसे ही कोई क्वेश्चन लिख दिया जाए 42 और 310 ऐसे कर दिया जाए 310। अब इसका हम लोग को एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय के द्वारा। तो सबसे पहले हम लोग इसमें से बड़ी संख्या को सेलेक्ट करते हैं, बड़ी संख्या 310 हुई, फिर यहाँ पे 42 लिखते हैं और मल्टीप्लाई किस रूप से किया जाए, मल्टीप्लाई अर्थात ये 42 हो गया, ए और बी दो संख्याएं जब दी रहती है, क्योंकि सवाल यही रहता है, हम लोग प्रमेय पढ़े हैं, तो ए और बी जब दो धन पूर्णांक हो अर्थात ए और बी जैसे माइनस में कोई नहीं है, दो धन पूर्णांक है अर्थात बड़े वाले को लेते हैं हमेशा, तो 310 42। अब यहाँ पे किस रूप में लिखें अर्थात कितनी बार ले जाएं, तो सबसे पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। अगर हम लोग 6 बार ले जाते हैं, 6 गुना के 12 और 6 चौके 24 और एक हो जाएगा आपका 25, 252 अधिक जाएगा अर्थात 42 में 8 बार ले जाते हैं, 8 गुना के 16 तो 6 हो गया, 1 और चौके 32 और 32 और एक हो गया आपका 33, 300 कितना हो गया 36, तो अधिक ही हो गया अर्थात हम लोग का जाएगा आपका 7 बार जाएगा, तो 7 गुना के 14, 7 चौक 28 और 28 और एक हो गया आपका 29, 294, यानी कितनी बार गया हम लोग का 7 बार। और जब 42 गुणे 7 करेंगे तो कितना होगा 294, 294 को 310 में से क्या करेंगे घटा लेंगे, 310 में से जब इसको हम लोग घटाएंगे तो यहाँ पे देखेंगे 10 में से 4 गया आपका 6 बचा, यहाँ पे कितना बचा 10 में से 4 गया 6, यहाँ पे आप लोगों का बचा 0 तो हो जाएगा आपका 10, 10 में से 9 गया आपका 1, यहाँ पे आपका 2, यानी कितना बच गया 16, यहाँ पे हो गया 16। अब यहाँ पे ध्यान दिया जाए कौन किस रूप में लिखेंगे, 42 बराबर 60, हमेशा इस तरीके का ध्यान रखा जाए। अब यहाँ पे 16 3 48, अगर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 42 अधिक हो जाएगा, 2 ले जाएंगे, 16 दुना के 32, 32 हो गया और धन कितना हो गया 10 42, फिर इस 60 को इधर करेंगे और आपका 10 को इधर करेंगे, तो यहाँ पे हो गया 60 और यहाँ पे हो गया 10। अब ये एक बार जाएगा तो अब यहाँ पे 10 से कम 10 हो गया, अब इसमें कितना ऐड करेंगे हम लोग 6 ऐड करेंगे। अब फिर यहाँ पे 10 को इधर लिखते हैं बराबर, फिर यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा अर्थात यहाँ पे 6 गुणे 1 प्लस कितना हो गया 4, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, 6 यहाँ पे होगा, फिर 4 यहाँ पे, 4 एकम 4 प्लस हो गया 2, फिर 4 यहाँ पे होगा, 2 यहाँ पे होगा, 2 दुना के 4 अधन क्या हो गया 0, अर्थात हम लोग का जो आगे वाली संख्या हमेशा सेलेक्ट करते हैं जो एचसीएफ हो गया हम लोग का कितना हो गया 2। इस तरीके से हम लोग बड़े बड़े क्वेश्चनों को भी हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा आसानी से एचसीएफ के रूप में हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि हर स्टेप में अभी जो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय का स्टेप देखे थे कि हमेशा यहाँ पे 0 करना है, 0 नहीं आ रहा है तो इसको कंटिन्यू रूप में आगे बढ़ाएंगे, फिर उसको आगे बढ़ाएंगे, इस तरह से आगे बढ़ाते जाएंगे, जब भी 0 हो जाएगा एचसीएफ हम लोग का हो जाएगा। एचसीएफ का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अर्थात यही वो संख्या है जिससे ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड होगा, इसके अतिरिक्त और कोई संख्या तो 1 तो सबकी कॉमन फैक्टर होता है, एचसीएफ होता है। और हम लोग तो देखे अभी कैसे यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा एचसीएफ निकाला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, इसकी चर्चा करते हैं। कितना मिनट? हम लोग बात करते हैं टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग अर्थात शांत आवर्ती इसी लेसन में आप लोगों को एक आवर्ती, इसी लेसन में वास्तविक संख्या में ही एक चैप्टर मिलेगा जिसमें शांत आवर्ती और अशांत आवर्ती, अशांत
आवर्ती। अब ये प्रसार, शांत आवर्ती प्रसार और अशांत आवर्ती प्रसार, इसको हम लोग कहते हैं। इसका मतलब हुआ टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, और इसका मतलब हो गया नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग हो गया आपका, और ये आपका टर्मिनेटिंग हो गया। तो जब टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की बात करते हैं कि आखिर में ये क्या होता है, इसमें भी हम लोग वही सिस्टम अप्लाई करते हैं जैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की बात करते हैं। तो जैसे पी और क्यू के रूप में है, कोई संख्या है, कोई प्रमेय संख्या दी गई है पी बटा क्यू के रूप में है, कोई प्रमेय संख्या दी गई है पी बाई क्यू के रूप में, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, क्यू इज नॉट इक्वल जीरो, तब जो हम लोग का जो क्यू होता है, ये जो क्यू होता है, यदि क्यू 2 के पावर n और 5 के पावर n, जहां m और n ऋणोत्तर संख्याएं, ऋणोत्तर संख्याएं का मतलब यम और एन ये जीरो माइनस नहीं हो सकती, हमेशा क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगे, ऋण में नहीं होना चाहिए। अर्थात यम और एन के रूप में अगर हो तो हम लोग देखेंगे शांत आवर्ती है। अगर जिसका हर 2 के पावर, यदि जिसका हर, अर्थात हर का मतलब अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसका हर जैसे 2 के पावर m और 5 के पावर n, और जहाँ m और n ऋणोत्तर संख्याएं हैं तो वो शांत आवर्ती है, तो शांत आवर्ती है, शांत आवर्ती है, पहली आवर्ती है। यदि इस रूप का नहीं है, इस रूप का नहीं है तो अशांत आवर्ती, सिंपल सी बात है, अशांत आवर्ती। अब कैसे हम लोग पहचानते हैं, जैसे 10 में अगर हम लोग को 7 से भाग करना हो, डिवाइड करना हो, तो जैसे 10 में हम लोग बात करते हैं 7 से डिवाइड करते हैं, 7 एकम 7, 3 से हुआ, फिर आपका दशमलव होगा, 7 चौक 28, 2 से हुआ यानी 20 हो गया, फिर 7 दूना के 14, 6 से हुआ, फिर आपका 7 का जब पढ़ेंगे 7 पचे 35, नहीं 7 अठे 56, फिर 4 से हुआ, फिर जब 4 से हो गया तो 7 पचे 35, फिर 5 से होगा, 5 से हो गया अर्थात 50, 7 सत्ते 49, फिर 1 से हुआ, जब 1 से हुआ फिर आगे इसको बढ़ाएंगे तो पुनः आपका हो जाएगा 7 एकम 7, फिर अर्थात ये रिकरिंग चलने लगेगा। अर्थात रिकरिंग का मतलब होता है बार बार उसी बात को दोहराना, जब बार बार वही संख्या आप दोहराई जाएगी, क्योंकि 1 पुनः आ गया, जैसे कि 7 एकम 7, हाँ ठीक तो है, 7 एकम 7, जब 7 एकम 7 ले जाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 3 शेष हो जाएगा, फिर आपका जब 3 शेष हो गया तो फिर 7 चौक 28 हो जाएगा, फिर 2, यानी कि रिकरिंग संख्या जब आने लगती है इसका मतलब वो अशांत है, यानी जब वो संख्या का कोई अंत नहीं है, वो लॉन्ग पीरियड तक वैसे ही चलता जाएगा। जब वो लॉन्ग पीरियड तक वैसे ही चलता जाएगा तो अशांत हो गया। अगर वो डिवाइड करने के बाद कट जा रहा है तो क्या हो गया, शांत हो गया। तो बिना भाग दिए कैसे हम लोग पता करेंगे शांत है या अशांत है, प्रश्न इस पे आता है। सवाल आप लोगों के क्वेश्चन किताबों में मिलेंगे, बिना भाग दिए हुए कैसे पता चलेगा। जैसे कोई संख्या अगर कोई दे दिया जाए 45 बटा इस तरह से, नहीं 7 बटा 5 दे दिया जाए, कोई पूछ दे कि ये शांत है क्या अशांत है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इस रूप में कन्वर्ट करेंगे, अर्थात इसका हर इस रूप में कन्वर्ट करेंगे तो देखेंगे तो 7 2 के पावर यहाँ पे 0 और इंटू 5 के पावर कितना है 1 है। अब देखेंगे कि हर इस रूप का है, अर्थात यम और यम ऋण नहीं होना चाहिए, 0 हो सकता है, स्वेच्छा से 0 हो सकता है। अर्थात जब इसका हर देख रहे हैं तो 2 के पावर 0 और मल्टीप्लाई में 5 के पावर क्या है 1 है। अर्थात इसको हम लोग अगर चाहें
तो बस इसको हर देखेंगे 2 के पावर 0 मल्टीप्लाई में 5 के पावर 1, इसका मतलब ये शांत, टर्मिनेटिंग शांत। ये जो दिया गया है वो क्या है, शांत। ऐसे ही जैसे दे दिया जाए 14 बटा 25 दे दिया जाए, कोई कहे कि शांत है, क्या शांत है। सबसे पहले देखेंगे 14, इसको फैक्टर करते हैं, नीचे वाला जो भी रहता है उसको फैक्टर करेंगे, तो 5 के पावर हो जाएगा या 5 के पावर 2 हो जाएगा, अर्थात 2 के पावर 0। अर्थात प्रमेय की बात करते हैं तो प्रमेय की बात करते हैं तो हर में दोनों होना चाहिए, 2 के पावर m और 5 के पावर n, 2 के पावर m और 5 के पावर n, इसमें दोनों होना चाहिए। अगर हम लोग बात करते हैं इसके हर में, जैसे 2 के पावर आपका हो गया 0 और इंटू 5 के पावर हो गया 2, तो ये नहीं है कि सिर्फ अकेले के, अगर अकेले भी है 5 के पावर 2 तो भी आपका ये क्या हो गया, 7। अब जैसे देखते हैं 7 बटा में आपका 7 बटा में दे दिया जाए 8, तो फिर देखेंगे तो 7 बटा में 2 के पावर आपका क्यूब हो गया, और यहाँ पे मल्टीप्लाई के रूप में 5 के पावर क्या हो गया 0, अर्थात हर इस रूप का है, इसका मतलब ये क्या है आपका शांत। तो बहुत ही आसान शब्दों में आप सवाल क्वेश्चन दिया रहेगा, जांच करने के लिए देगा कि 7 बटा 8 शांत है क्या शांत है, तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को ये देख सकते हैं कि शांत है कि अशांत है। जैसे कि अगर और क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे दे दे 5 बटा 7 दे दे। अब देखेंगे अगर इसको यहाँ पे जो रहता है उसको फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर कर रहे हैं तो 1 गुणे 7 हो रहा है, कहीं भी इस रूप का नहीं है, अर्थात 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का नहीं है, अर्थात ये सवाल हम लोग का क्या है, अशांत है। अशांत होने का मतलब इसको और भी चेक कर सकते हैं, अर्थात 5 में 7 से भाग देंगे तो आपका जैसे जाएगा 5 में जब हम लोग 7 से भाग देंगे दशमलव हो जाएगा 7 49, जैसे 50 हो गया 49 हो गया 1 हुआ, फिर 7 कम कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 10, 7 घटेगा तो 3 होगा, 7 चौके 28, फिर इस तरीके से आपका हो जाएगा 2, अर्थात ये कटेगा नहीं, ये वैसे ही कंटिन्यू रूप में क्या होगा ये चलता रहेगा। कंटिन्यू का मतलब ये होता है अशांत, और शांत का मतलब कटने के बाद वो चुप हो जाए, जैसे हम लोग बोलते हैं ना शांत हो जाओ, अर्थात चुप हो जाओ। 7 में अगर हम लोग 8 से भाग देकर देखें ये चुप हो रहा है संख्या की नहीं, तो पॉइंट ले जाएंगे। अब यहाँ पे 70 हुआ तो फिर 8 का पढ़ा पढ़ेंगे, 8 टाइम 64 हुआ, फिर यहाँ पे 6 शेष बचा, फिर 8 7 56 हुआ, यहाँ पे 56 हो गया, फिर यहाँ पे कितना बचा 4 शेष हुआ, और 8 5 40 हुआ, ये शांत हो गया, अर्थात ये संख्या आपका चुपचाप क्लोज हो गई, अर्थात ये क्लोज हो गई। और जो क्लोज नहीं होता है अर्थात वो ऐसे ही चलता है कंटिन्यू, वो आसान। तो हम लोग बहुत ही आसान तरीक़ों से देखें कि कौन सी कोई संख्या अगर दी गई हो तो कैसे पता करेंगे कि शांत है या शांत है। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही, अगर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसमें और भी कुछ बातें हैं, जैसे √2 √3, वीडियो बड़ा हो रहा है इसलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे √2 एक अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो इंटर के सिलेबस में भी दिया हुआ है और कंपटीशन में भी अक्सर पूछ देता है। और वीडियो यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।